हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों को करवा रही हूं अभी जो पेपर हुआ है EMRS PGT इंग्लिश का। हालांकि इसकी ऑफिशियल की नहीं आई है, मेरे भी एक स्टूडेंट ने ये पेपर मुझे भेजा था। अब जिस तरीके का पेपर भेजा था ऐसा ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसमें मैं पूरा पेपर तो नहीं सॉल्व करवा रही हूँ। एक तो रीजनिंग वगैरह वाला वो नहीं, सब्जेक्ट कंसर्न का पेपर करवा रही हूँ। उसमें से भी जो क्वेश्चन ग्रामर और लिटरेचर के वो मैंने लिए हैं, और जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह थे वो मैंने इसमें नहीं करवाया। देखिए, ऐसा है कि ये करवाने की मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़रूरत थी। ऑलरेडी लोग जो है उस पर करवा चुके हैं, मगर मेरे जब स्टूडेंट ने ये पेपर भेजा उन्होंने तो उसमें क्या था कि जो मार्क कर रखे थे वो गलत मार्क कर रखे थे, जो उन्होंने लगा रखे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी एक अपनी तरफ से कोशिश कर लेती हूँ। जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग अपने पेपर को चेक कर लें एक बार। तो मैं आप लोगों को पेपर जो है वो दिखा रही हूँ। और आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि हर अभी जो टीचिंग से संबंधित जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें ग्रामर को वैल्यू ज़्यादा दी जा रही है लिटरेचर के मुकाबले। ग्रामर के क्वेश्चंस 80% क्वेश्चंस ग्रामर के आ रहे हैं और 20% से भी कम जो है वो लिटरेचर आ रहा है। जैसे इसमें 11 क्वेश्चंस हैं केवल लिटरेचर के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब पीजीटी में इतने कम क्वेश्चंस हो सकते हैं लिटरेचर के, तो हो सकता है टीजीटी में भी कम ही हो। तो आप लोग दोनों चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ग्रामर पे भी और लिटरेचर पे भी। सिर्फ लिटरेचर के चक्कर में ग्रामर को जो है साइडलाइन मत कर दीजिएगा। अब तो खैर 3-4 दिन ही बचे हैं। जिन लोगों को EMRS की तैयारी अब भी करनी है और लग रहा है कि एक क्विक रिवीजन हो जाए, तो ये ऊपर कोई एक लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको EMRS के जो लेक्चर्स मैंने लिए हैं वो दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। अभी जैसा है पेपर मेरे पास उसी तरीके का टेढ़ा मेढ़ा अजीब सही है, तो मैं वैसे ही आप लोगों को बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन जो है, हु इन द टेम्पेस्ट सेज वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, ये किसके द्वारा कही गई लाइन है? प्रोस्पिरो, कैलिबान, फर्डिनेंड, एरियल। तो ये जो लाइन है ये टेम्पेस्ट की लाइन है, और ये लाइन है किसकी? प्रोस्पिरो की। दिस इज अ लाइन बाय प्रोस्पिरो। ये प्रोस्पिरो का कमेंट है। तो जिन लोगों के पास पेपर, तो आप लोगों के पास होंगे ही, जो लोग देकर आए होंगे, हमारा टेढ़ा मेढ़ा पेपर पर ध्यान मत दीजिएगा। विच कैरेक्टर इज ककोल्डेड इन हॉथॉर्न्स द स्कारलेट लेटर? स्कारलेट लेटर जो आपको पता है, ए स्टैंड्स फॉर एडल्ट्री, ये एक अमेरिकन राइटर हैं। इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो जिसे ककोल्डेड, जो इज ककोल्डेड इन नथानियल हॉथॉर्न्स द स्कारलेट? आर्थर डिम्सडेल, रिचर्ड बेलिंगम, रोजर चिलिंगवर्थ, जॉन विल्सन। तो इसका आंसर है दैट्स चिलिंगवर्थ। इसका आंसर है दैट इज 3 चिलिंगवर्थ। कुछ जो हैं वो इसमें मिट भी गए हैं जो ऑप्शंस हैं इसके। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ फ्रेंच काफ्कास द मेटामॉर्फोसिस इज, फ्रेंच काफ्का के मेटामॉर्फोसिस के जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो कौन है? दैट्स ग्रेगर सेम्सा। दैट इज ग्रेगर सेम्सा। ग्रेगर सेम्सा जो हैं वो इसके प्रोटैगनिस्ट हैं। In the advertisement to the first edition of the lyrical ballads, what did Wordsworth suggest readers would struggle with? Feeling of awe and wonder, feeling of estrangement and perplexity, feelings of beauty and transcendentalism, feelings of strangeness and awkwardness. तो किस चीज़ के बारे में उन्होंने जो है वो कहा है? That is रीडर्स वुड स्ट्रगल विद फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेंजनेस एंड ऑकवर्डनेस। तो ये इसका आंसर है, दैट इज 4 जो है वो इसका आंसर है। हाँ जी, यही है, फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस एंड ऑकवर्डनेस, ऑ एंड वंडर नहीं है। पेब्लो नेरुडास द बुक क्वेश्चंस, ये इसमें जो है कितनी पोएम्स कपलेट फॉर्म्स में है? पेब्लो नेरुडास द बुक क्वेश्चंस contain dash poems in couplet form, 74 poems। इसका आंसर है 3, दैट इज। अब इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, तो जैसे क्वेश्चंस हैं मैं वही आपको बता रही हूँ, 74 है इसका आंसर। आर्थर मिलर्स ऑल माई सन्स इज अबाउट, ये भी एक अमेरिकन राइटर है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉल्टी वॉर मटीरियल, अ ज्यूइश फैमिली, अ फॉर्मर सदर्न जज, अ वर्ल्ड वॉर सेकेंड वेटरन। मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉल्टी वॉर मटेरियल के बारे में बताया गया है, तो आंसर है इसका 1।
दैट इज 1. विच शेक्सपियरियन हीरोइन सेज हस्बैंड आई कम? कौन सी शेक्सपियरियन हीरोइन जो है वो कहती है हस्बैंड आई कम? ये जो है लाइन किसने कही है? इट्स 1 क्लियोपेट्रा, दैट्स क्लियोपेट्रा, बेचारा मिट गया है ये. ओफिलिया, इमोजेन, पोर्शिया. विच शेक्सपियरियन हीरोइन सेज हस्बैंड आई कम? ये लाइन जो है क्लियोपेट्रा की है, जो उसने मरने से पहले कही है. ये लाइंस हैं क्लियोपेट्रा की, दैट इज क्लियोपेट्रा. इतना तो दिख ही रहा है कि पेपर तो होगा ही आप लोगों के पास. शैलेज एडोनिस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ. शैले की जो एडोनिस है वो आपको सभी को पता है कि ये एलिजी है, और ये एलिजी जो लिखी गई थी ये जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी गई थी. तो एलिजी इज ये शैले की एडोनिस जो है इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स. रस्किन बॉन्ड्स अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स इज बेस्ड ऑन. रस्किन बॉन्ड की जो अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स है वो किस चीज पर बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857. द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857. Mulkraj Anand was a founding member of Progressive Writers Association, Indian National Association, Hindustan Republican Association या the Bombay Presidency Association. Mulkraj Anand was a founding member of Progressive Writers Association. That is Progressive Writers Association. तो इसका आंसर है Progressive Writers Association. Now the next question is, which of the following symbols signifies peace in Chinua Achebe's arrow of God? White clay, कोला नट, पाइथन, पाम वाइन. तो एरो ऑफ गॉड में जो सिंबल ऑफ पीस है दैट इज वाइट क्ले, दैट इज वाइट क्ले. अ पोएम विद नो मीटर और राइम, जिसमें ना मीटर होता है ना राइम स्कीम होती है, उसे फ्री वर्स कहा जाता है. जिसमें मीटर होता है मगर राइम नहीं होती उसे ब्लैंक वर्स कहा जाता है. तो दैट इज फ्री वर्स. अब इसके बाद ये थे क्वेश्चंस आपके जो है वो लिटरेचर के क्वेश्चंस थे, बस हो गए लिटरेचर के. अब जो यहाँ से क्वेश्चंस शुरू हुए हैं वो क्वेश्चंस शुरू हुए हैं इसके ग्रामर के शुरू हो गए, बस लिटरेचर के क्वेश्चन खत्म हो गए. अब इसमें कुछ और क्वेश्चन भी थे जो टीचिंग मेथोडोलॉजी से संबंधित थे, तो वो मैंने इस पर नहीं लिए हैं. तो अब मैं जो क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ 73 से 77 है. तो पहला इसमें वर्ड था, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसमें सिनोनिम्स ढूंढने थे. तो इसमें है दैट्स रिक्वाइट. रिक्वाइट का जो आंसर है सिनोनिम ढूंढना है तो दैट इज रीपे. द आंसर इज रीपे, दैट्स रीपे. लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का आंसर है, लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है कि कोई जो है कोई चीज जो वैध है, तो उसके लिए जिसका आंसर होगा दैट इज राइटफुल. तो द आंसर इज राइटफुल, द आंसर इज राइटफुल. ऑब्ड्यूरेट, हेल्पफुल, सिंपल, फ्लेक्सिबल, अडामेंट. ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी, और जिद्दी के लिए जो इसमें सिनोनिम दिया हुआ है दैट्स अडामेंट. तो द आंसर इज अडामेंट, दैट इज अडामेंट. ड्राउजी, ड्राउजी का इसमें दो दे रखे हैं, लेजी, एग्जॉस्टेड, स्लीपी, सूदिंग. भाई लेजी भी है और स्लीपी भी है, लेकिन ड्राउजी का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज स्लीपी. नींद जो है स्लीपी है इसका, तो इसका आंसर होगा दैट इज. अब वो किसको मानते हैं मैं ये नहीं कह सकती, मगर इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्लीपी. डेफ्ट, डेफ्ट मतलब होता है स्किलफुल, किसी चीज में दक्षता, तो इसका आंसर होगा 4 स्किलफुल. देखिए अभी तक मेरे को कोई समझाने वाली चीज यहां तक नहीं आई है, मगर जहां आएगी वो बिल्कुल समझाऊंगी मैं आप लोगों को.
अब इसमें है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज वन ऑल्टरनेटिव विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग। यहाँ जो है एंटोनिम्स देने। कमेंट का मतलब होता है तारीफ करना, खुले दिल से जो है किसी के बारे में बहुत अच्छा बोलना। तो उसका उल्टा जो है वो कई लोगों ने इसमें डिफेम जो है वो करा है, मगर डिफेम नहीं होगा, इस पर कंडेम होगा, निंदा करना। डिफेम करने का मतलब होता है किसी की इमेज को खराब करना, और कंडेम करने का मतलब होता है निंदा करना। तो कमेंट का जो ऑपोजिट होगा दैट इज कंडेम। नेक्स्ट इज प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब होता है किसी को उकसाना। तो उकसाने का उल्टा क्या होगा? पीसफुल, पैसिफिकेशन, वोकेशन या डिस्ट्रक्शन। तो प्रोवोक उकसाना होता है, पैसिफाई जो पैसिफिकेशन होता है किसी को जो है वो शांत करना। तो प्रोवोकेशन का जो ऑपोजिट होगा वो होगा पैसिफिकेशन। ठीक है जी। तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। बहुत ही पेपर की हालत तो ऐसी ही हो रही है, खैर फिर भी कोई बात नहीं। इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करवाना। तो एमर्ज उत्पन्न होना, एमेंडन छोड़ देना, इन्वेड किसी चीज पे हमला करना, और रिटेन का मतलब होता है रखना। तो इवैक्यूएट खाली करवाना, फोर्सफुली खाली कराना। तो उसका ऑपोजिट होगा रिटेन, दैट शुड बी रिटेन। तो इसका आंसर होगा रिटेन। एपोजिट जो वर्ड है एपोजिट, एंड द दैट इज एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का उल्टा होगा इनएप्रोप्रिएट। एपोजिट इज एप्रोप्रिएट, तो इसका आंसर होगा इनएप्रोप्रिएट। ऑपोजिट पूछा गया है तो इसका होगा इनएप्रोप्रिएट। कंसील छुपाना, तो उसका उल्टा होगा दिखाना, दैट्स रिवील। तो आंसर इज 1, दैट इज रिवील। ठीक है जी। अब उसके बाद अब ये ग्रामर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। चलो मैं अब आपको यहाँ पर समझाती हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये आंसर लगा हुआ, मेरा ही लगाया हुआ है। तो आंसर ये है डैश डू यू बिलीव हिम टू बी। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हु, हाउ, वेयर, विच। कुछ लोगों को इसमें यहाँ पर हाउ, भाई रिलेटिव प्रोनाउन पूछा है। हु डू यू बिलीव हिम टू बी, तो इसमें पूछा है तुमको डू यू बिलीव, तो हु डू यू बिलीव हिम टू बी। तो वो जो है जब यहाँ से ये नॉमिनेटिव है तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर ये रिलेटिव। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं है, इंटेरोगेटिव को जो प्रोनाउन के रूप में पूछा गया है, और ये नॉमिनेटिव जो है फॉर्म में पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा हु डू यू बिलीव हिम टू बी। तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर ये जो काम कर रहा है ये जो यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 आएगा। हु डू यू बिलीव हिम टू बी, तो ये जो है हाउ डू यू बिलीव हिम टू बी या वेयर डू यू बिलीव हिम टू बी, ये किसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो हु डू यू बिलीव हिम टू बी, तुम क्या मानते हो कि वो कौन है वो, तो दैट्स 1। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज। अगर यहाँ खाली वन ऑफ द लिखा होता तो यहाँ पर जो नाउन है वो प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर आता। लेकिन जब बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो एंटीसीडेंट आता है उसके हिसाब से वर्ब लगता है। अब यहाँ वैसे तो कोई भी वर्ब सही नहीं है, क्योंकि जब एवर आता है तो वहाँ पर परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। हैज एवर रिटन या हैव एवर रिटन ये आना चाहिए, मगर यहाँ वो दे नहीं रखा। अब जब दे नहीं रखा तो लेकिन हमें लगाना क्या है, वो प्लूरल जो है वो वर्ब लगाना है। अब प्लूरल वर्ब लगाना है तो वर लगाएंगे, क्योंकि दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके पहले जो एंटीसीडेंट है वो प्लूरल है, इसीलिए यहां हम वर लगाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 ऑफ द सिटी डैश इन द रूइंस। बात फ्रैक्शन की नहीं है, फ्रैक्शन के बाद जो नाउन आता है उसके हिसाब से वर्ब लगता है। तो 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो स्टूडेंट्स प्लूरल था तो उसके हिसाब से वर्ब लग गया प्लूरल।
लेकिन यहाँ जो फ्रैक्शन के बाद नाउन आता है हम उसके हिसाब से, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 2/3 ऑफ द सिटी, 2/3 सही है, मगर उसके बाद आने वाला नाउन जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे वॉज। यहाँ पर 2/3 ऑफ द सिटी वॉज इन द रूइंस। यहाँ पर हैव बीन या वर रिड्यूस्ड नहीं आएगा, यहाँ वॉज इन द रूइंस आएगा, क्योंकि सिटी के हिसाब से लगाया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपके जो है PQRS वाले हैं। PQRS वाले जो देखने होते हैं, अब इसमें तो बहुत साधारण तरीके से दे रखा है, QRSP, चारों के अलग अलग लेटर्स दे रखे हैं, आपको केवल एक ही अगर निकाल लो, व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस, तो यहाँ पर है व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस, तो उसके बाद ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब आप यहाँ पे ढूंढो मेन क्लॉज, आई फोन्ड माय मदर, तो जो क्यू से बन रहा है उससे हो जाएगा QSRP। तो आपको यहाँ पर ये तो बहुत ही सिंपल से दे रखे थे। एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, यहाँ पर भी देखिए क्यू, इसमें 2 बार क्यू दे रखा है। एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट सबमिटेड हिज पेपर, इससे नहीं बैठ रहा है, दोनों क्यू वाले कट गए हैं, तो आर से भी नहीं बनता। फॉर द वर्क, दैट इज P, द फील्ड वर्कर, नाउ एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट द फील्ड वर्कर सबमिटेड हिज पेपर्स एंड ऑल्सो बिल्स फॉर द वर्क डन बाय हिम टू द ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, तो इसका आंसर है दैट इज 4 है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको क्लॉजेस ढूंढने हैं। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, मेक हे कब, ये कब का जवाब दे रहा है। जो क्लॉज कब का जवाब देता है वो एडवर्ब क्लॉज होता है, तो आंसर इज 4 एडवर्ब क्लॉज। कैन यू टेल मी व्हाट हु रॉट शकुंतला, ये किसका जवाब दे रहा है, व्हाट का जवाब दे रहा है। जो व्हाट का जवाब दे वो कौन सा क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज, तो द आंसर इज नाउन क्लॉज। यहाँ ये क्वेश्चन था, इसमें आपको जो है कंजंक्शंस भरने हैं, मतलब करेक्ट कंजंक्शन है। दे टॉयल नॉट डैश डू दे स्पिन, फॉर डू दे स्पिन। आपको पता है कि जब हम यहाँ पे दे टॉयल नॉट कॉमा लगा के हम इसमें शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आएगा वो नीदर डू दे स्पिन आएगा। यहाँ दे टॉयल नॉट नीदर डू दे स्पिन, तो यहाँ जो कंजंक्शन के तौर पे यूज होगा दैट इज नीदर, दे टॉयल नॉट नीदर डू दे स्पिन, तो इसका आंसर होगा नॉट से नीदर का नेगेटिव सेंस में से यूज करा गया है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा दिख कम रहा है। माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 डैश माई हार्ट इज प्योर, तो ये ना टेनिसन की लाइन्स हैं। टेनिसन जो विक्टोरियन पोएट थे, ये पूरी लाइन ऐसे है, माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 बिकॉज माई हार्ट इज प्योर। यहाँ बिकॉज था, जो लगना चाहिए था कंजंक्शन वो यहाँ बिकॉज था, मगर वो यहाँ पर कहीं है नहीं, तो वेयर एज टिल, कुछ लोगों ने यहाँ टिल लगाया, कुछ ने दो नहीं, यहाँ पर आएगा एज को फॉलो एज करके, इसमें हम यहाँ सेट कर सकते हैं। माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 एज माई हार्ट, क्योंकि, क्योंकि के सेंस में, क्योंकि आपको ये पता भी होगा कि फॉर, एज, सिंस और जो है वो एज, सिंस, फॉर और बिकॉज, ये क्योंकि के सेंस में भी यूज होते हैं। और एज और सिंस तब हम यूज करते हैं जब पहले से हमें कारण पता हो, तो उस सेंस में, क्योंकि के सेंस में हमने यहाँ लगाया एज कंजंक्शंस में। ठीक है जी, बिकॉज की जगह हमने यहाँ एज होना, यहाँ बिकॉज चाहिए था क्योंकि टेनिसन की लाइन्स हैं, लेकिन यहाँ हमने एज लगाया, तो आंसर शुड बी एज, क्योंकि, क्योंकि के सेंस में लगाया गया है। ऐसा वैसा जैसे के सेंस में नहीं है, ये क्योंकि के सेंस में लगाया गया है। वर्च्यू इनोबल्स डैश वाइस, क्या था ये, डिग्रेड्स था शायद, पूरा पेपर कटा हुआ है ना ये। वर्च्यू इनोबल्स डैश वाइस डिग्रेड्स, तो ये है वर्च्यू तो जो है वो इनोबल करती है, लेकिन वाइस डिग्रेड, तो इसका आंसर है 1 बट वाइस डिग्रेड्स। ठीक है जी, अब इसमें जो है एप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है। द बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो मीन्स होता है बुक, ग्राफी मतलब लिखा हुआ। द बिब्लियोग्राफी गिव डिटेल्स, बिब्लियोग्राफी किसकी डिटेल्स देती है, नेम्स ऑफ द पब्लिशर्स, डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड वर्क्स ऑफ द ऑथर, लिस्ट ऑफ अपेंडिसेस, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स कंसल्टेड। तो अगर आपको बिब्लियोग्राफी के बारे में पता हो तो आप ये देखिए, बिब्लियोग्राफी जो लिखी हुई होती है वो क्या होता है, नेम्स ऑफ द पब्लिशर्स नहीं जी, बिब्लियोग्राफी जो होती है
जिसमें राइट कौन कौन से पीरियोडिकल्स और बुक्स जो हैं वो कंसल्ट करी गई हैं वो होता है। तो बिब्लियोग्राफी की मैं आपको पूरा जो है उसके बारे में भी बता देती हूँ। डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज कंसल्टेड एंड साइटेड इन अ रिसर्च पेपर और प्रोजेक्ट। तो द बिब्लियोग्राफी स्ट्रक्चर ऑलवेज इंक्लूड्स citing the author's name, the title of the work. तो books and periodicals consulted, तो आंसर इज 4 लगा हुआ है वो तो खैर पहले भी। इन सोशल, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, इन सोशल कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर आप सोशल कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं यानी कि एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, इफ यू डू नॉट नो द पर्सन टू हुम यू आर राइटिंग द सैल्यूटेशन शुड बी। वैसे तो टू हुम इट में कंसर्न आता है, लेकिन अगर टू हुम इट में कंसर्न नहीं लिख रहे हैं तो कहाँ क्या लिखेंगे भाई। देखो माई डियर या डियर मिस मैडम जो है, माई डियर अगर लिखते हैं, माई डियर मिस्टर या माई डियर, तो भाई वो जब आप जिनको जानते हैं अतिरिक्त जो है आप उसको शो कर रहे हैं। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, अब ये आउटडेटेड हो गया है। रिस्पेक्टेड मिस्टर, रिस्पेक्टेड मिसेस में अब जो फॉर्मल राइटिंग में लिखा जाता है एंड व्हेन यू डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन, तो उसका आंसर होता है डियर सर या डियर मैम। डियर का मतलब यहाँ कहीं से भी प्यारा और प्यारी नहीं है, इट्स अ वेरी फॉर्मल सैल्यूटेशन, डियर सर डियर मैम। ठीक है जी। नाउ इसका आंसर है 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर शैल बिगिन विद। आप लोगों ने सबने, आप लोग अब स्कूल वगैरह में पढ़ के भी आए होंगे, पढ़ाते भी होंगे, जब लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखते हैं तो वो हमेशा शुरुआत होती है दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू व्हाई आर द रोड्स इन माय, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस से स्टार्ट करा जाता है कि आपके ध्यानाकर्षित मैं करना चाहूंगा। तो दैट इज दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। एक मिनट, मेरे पेन ड्राइव में कुछ हो गया है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वो पेन ड्राइव हिल गई थी, बंद हो गया था। हाँ जी, अब यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। तो ये दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस ये होगा। अब ये क्वेश्चन था, ये बड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन है। इन अ सेंटेंस व्हेन वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड द अदर वन इज प्लूरल द वर्ब शुड एग्री। भाई एक बात मैं आपको बताऊं, अगर एंड से जुड़े हैं तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब आता है। ठीक है, अगर एंड से जुड़े हैं और दोनों अनकाउंटेबल नाउन है तो भी प्लूरल आता है। अगर एंड से जुड़े हैं तो जो है एक ही बात के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि एक पेयर जो है तो सिंगुलर आता है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ, अगर एज वेल एज से जुड़ते हैं, ठीक है, लाइक अनलाइक से जुड़ते हैं तो भैया सिंगुलर के हिसाब से लगता है। अगर जो है वो नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो के हिसाब से तो सेकंड वाले के हिसाब से जुड़ता है। तो भाई इसमें तो बहुत सारे, ये तो एक ऐसा ना ओपन एंडेड क्वेश्चन कर दिया इन्होंने। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, इन अ सेंटेंस व्हेन वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड द अदर इज प्लूरल द वर्ब शुड एग्री विद। तो भाई ये तो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्लोजर टू इट विच कम्स इन द बिगनिंग और ईदर ऑफ द सब्जेक्ट्स, मेरे हिसाब से जो है ईदर ऑफ द सब्जेक्ट्स होना चाहिए। क्लोजर टू इट, इसमें वो क्या मानेंगे इसे मैं भी छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज पे ये मानती हूँ कि अगर आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, अगर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो वो नीदर नॉर से जुड़ा हुआ है या एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, वो डिपेंड करता है। तो ईदर ऑफ द सब, किसी भी एक इनमें किसी भी एक सब्जेक्ट से कर सकता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ईदर ऑफ द सब्जेक्ट्स जो है वो होना चाहिए, बिकॉज इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब वो क्लोजर टू इट मानते हैं या ईदर ऑफ द सब्जेक्ट्स मानते हैं, दैट डिपेंड्स। और मैंने इसका आपको वो भी बताया है ऐसा क्यों है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन अ फॉर्मल लेटर इफ यू नो द एड्रेसी द एप्रोप्रिएट फॉर्म विल बी। आप यहां देखिए, ये तो तरीका ही गलत है, योर के बाद अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, ठीक है। उसके बाद आप इसको देखिए, यहां योर्स फेथफुली में वाई छोटा है, ये भी नहीं आएगा। योर्स ट्रूली, ये भी इसमें जो है ये छोटा है, लेकिन ये फोर्थ देखिए, योर्स का वाई कैपिटल है, कोई इसमें जो है वो इसमें अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करा है, और सिंसियरली का एस जो है वो छोटा है। तो इसीलिए उस हिसाब से यहाँ योर सिंसियरली जो है वो आना चाहिए।
अब यहाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। 3 hours will have passed when the bell dash। एक चीज ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब बेल बजेगी 3 घंटे बीत चुके होंगे, यानी कि कोई टाइम क्लॉज दे रखा है, 3 घंटे बीत चुके होंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे आप लोगों ने सुना हो कि बारिश के होने से पहले पौधे सूख चुके होंगे, यानी कि पौधे पहले सूख जाएंगे, और जो है बारिश के होने से पहले पौधे सूख चुके होंगे। तो ये आप जो काम 3 hours will have passed when the bell rings, तो जो काम पहले और बाद में, जैसे पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में होता है, जो काम पहले खत्म होता है पास्ट परफेक्ट, जो बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे ही इसमें है 3 hours will have passed when the bell rings, कि जब बेल बजेगी तो 3 घंटे बीत चुके होंगे, यानी कि 3 घंटे पहले बीतेंगे, बेल बाद में बजेगी, तो इसीलिए जो काम पहले खत्म होगा फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट, जो काम बाद में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसीलिए यहाँ आएगा rings। 3 hours will have passed when the bell rings। Your father dash for you when you reach home। अब यहां पर इस क्वेश्चन में ये है कि कोई काम जब तुम घर पहुंचोगे, ये टाइम क्लॉज है, when you reach home, तो तुम्हारे फादर तुम्हारा इंतजार, यानी कि फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यूड होगा। when you reach home, फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यूड रहने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो यहां आंसर आएगा आपका, द आंसर शुड बी your father will be waiting for you when you reach home। dash I dash मोहन since Monday, तो यहां पर है, पहली बात ये है did not see, अगर since for आता है तो सबसे पहली बात तो 2 ही टेंसेस यूज होते हैं, परफेक्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब उसमें भी हमको ये देखना है कि भाई जो सी है, जो सी वर्ड है, वो आपका डायनामिक उसमें फॉर्म में यूज नहीं होता है, वो स्टैटिक फॉर्म में यूज होता है। जो स्टैटिक फॉर्म वाले वर्ब्स यूज होते हैं वो परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं। इसीलिए इसका आंसर होगा आई हैवंट सीन मोहन सिंस मंडे। मैंने आपसे कहा था मैं एक्सप्लेनेशन देके आपको बताऊंगी, फिर भी आपको मेरी कुछ बात गलत लग रही हो तो भैया कोई बात नहीं, आपके ऑब्जेक्शन जो है वो आप जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब कर लीजिएगा। आई कैन नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, वेयर आई लेफ्ट माई, पहली बात इसमें डिड आई लीव नहीं आ सकता क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में डिड का यूज बीच में नहीं करते, तो दैट इज वेयर आई लेफ्ट माई पेन। तो आई कैन नॉट रिमेंबर वेयर आई लेफ्ट माई पेन, तो यहां इसका आंसर है 2। अब ये देखिए, दैट इज इफ आई डैश यू आई वुड नॉट लूज टेम्पर, पहली बात यहां पर आपको वुड दिख रहा है, और ये जो है ये सब्जंक्टिव केस है, ये सब्जंक्टिव केस है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव है जिसमें काल्पनिक स्थितियों के बारे में बताया जाता है, तो इसका आंसर आएगा इफ आई वर यू आई वुड नॉट लूज टेम्पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सेम उसी तरीके का टेंस का क्वेश्चन है जैसे है आई डैश रीडिंग दिस बुक। रीडिंग जो वर्ड है ये आपका डायनामिक वर्ब है और इसमें सिंस भी आ रहा है, तो आपको 2 ही वो ढूंढने हैं। अब सुबह से है यानी कि दैट एक्टिविटी इज कंटिन्यूड, तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अब इन तरीके के टेंसेस में ये नहीं पता चलता कि ये पास्ट की बात की जा रही है प्रेजेंट की, हमने इसे प्रेजेंट मान के करा आई हैव, कि अभी तब से लेकर अब तक पढ़ रहे हैं, द वर्क हैजंट कंप्लीटेड येट, तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। Now the next question is, I dash the letter before he arrived। ये मैंने आपको बताया था कि पास्ट में अगर एक काम पहले और एक काम बाद में खत्म होता है तो जो काम पहले खत्म होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट और जो बाद में खत्म होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। तो मैंने लेटर पहले लिख लिया था, वो बाद में आया, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, तो आई हैड वही वाला क्वेश्चन है ना ये कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो गाड़ी पहले गई है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच देयर, तो आई हैड रिटन। आई शैल सर्टेनली वर्क ऑल नेक्स्ट वीक एक्सेप्ट व्हेन इट, वैसे तो होना यहाँ रेंज चाहिए था लेकिन एक प्रेजेंट का ही हम जो वर्ब है वो लगाएंगे, तो आई शैल सर्टेनली वर्क ऑल नेक्स्ट वीक एक्सेप्ट व्हेन इट रेन्स होना चाहिए था, लेकिन होगा यहाँ पर व्हेन इट इज, मतलब दे नहीं रखा उन्होंने, व्हेन इट इज रेनिंग, तो आंसर इसमें 4 ही सही माना जाना चाहिए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन मॉडल्स के हैं, ही डैश वेरी नॉटी एज अ चाइल्ड,
तो भैया ऐसा होता है कि ही ऑट टू बी, वुड, मस्ट हैव बीन या कुड बी। पहली बात ये है कि जब पास्ट में किसी बात का हम ये कहते हैं, स्ट्रांगली किसी बात को ये मानते हैं कि ये होगा ही होगा, जब हम सपोजिशन पास्ट में किसी चीज़ को सपोज करते हैं कि ये होगी ही होगी, तो वहाँ पर हम मस्ट हैव लगाते हैं। और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि बीन के रूप में यूज़ करें, क्योंकि वर्ब नहीं था तो बीन लगा है। ही मस्ट हैव बीन वेरी नॉटी एज अ चाइल्ड। अगर हम किसी की प्रेजेंट में सपोज करते तो कहता है ही मस्ट बी वेरी रिच। तो जब बहुत स्ट्रॉन्ग किसी चीज़ का जो है वो किसी चीज़ के गैस करते हैं तो मस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे पास्ट में किसी चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोजिशन है तो मस्ट हैव बीन का यूज किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज डैश यू शो मी द वे टू द स्टेशन, माइट, कुड, ऑट। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई यहाँ कुड क्यों लगा है। भाई जब किसी से, ये कुड पास्ट में नहीं है, जब किसी से आप रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट करने के लिए भी और बहुत कर्टियसली करते हैं तो कुड का यूज करते हैं। कुड यू शो मी द वे टू द स्टेशन, तो यहाँ पर कुड इसलिए आया है क्योंकि ये रिक्वेस्ट के सेंस में यूज किया जा रहा है। वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यहाँ साफ साफ टू दे रखा है, और टू जो लगता है वो कौन से मॉडल के साथ लगता है, ऑट के साथ। नैतिक शिक्षा के सेंस में, नैतिक कर्तव्यों के सेंस में वैसे भी ऑट लगाते हैं, तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ही इज टेरिबली इल, यू डैश कॉल द डॉक्टर। जब किसी बात को जोर दे के कहा जाता है तो जो मॉडल लगता है वो मस्ट लगता है। ही इज टेरिबली इल, यू मस्ट कॉल द डॉक्टर। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, अब वर्क हार्ड लेस्ट के साथ शुड लगाते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, या तो कुछ मत लगाओ और लगाओ तो शुड लगाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहीं तक थे शायद, हाँ बस इतने ही क्वेश्चन थे। इसमें मैंने कॉम्प्रीहेंशन वगैरह के क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं लिए हैं, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं और मैंने देखे भी नहीं वो वाले क्वेश्चंस। जैसा इस पे मेरे पास आया, मुझे ग्रामर के और लिटरेचर के जितने भी क्वेश्चंस ये हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोग चेक कर रहे हैं तो थोड़े बहुत क्वेश्चन से अगर हेल्प मिलती है। सबसे बड़ी बात, अभी टीजीटी का पेपर होना है, पीजीटी से ज़्यादा लोगों ने टीजीटी का फॉर्म भरा है, तो आप लोग इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिएगा ग्रामर को। सिर्फ लिटरेचर ही मत पढ़ते रह जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपको जैसे पीजीटी में 10 या 11 क्वेश्चंस मिले, ऐसे ही आपको टीजीटी में मिले। पक्का तो नहीं, कुछ किसी भी चीज़ को नहीं कह सकते, मगर ऐसा हो सकता है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, और बस पढ़ते रहिए और कायदे से पढ़िए। बाय बाय।